प्राकृतिक झील के पानी का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो प्राकृतिक झील को ही पानी की सप्लाई करता है ताकि उसका वाटर लेवल बना रह सके। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर सवाल ये है कि आखिर वो देश है कौन सा? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक डेजर्ट कंट्री है जिनके खुद के पास पानी की शॉर्टेज थी, मगर फिर उसने अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि जिससे ना केवल वाटर की कमी दूर हुई बल्कि आज वो वाटर एक्सपोर्ट भी करता है। और ये देश और कोई नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में छोटा सा देश इजराइल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने ये कारनामा किया तो किया कैसे? आखिर एक रेगिस्तानी देश पानी की समस्या से कैसे उभरा? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इजराइल का नाम सुनते ही जहन में इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट और डिफेंस सुप्रीमेसी आ जाता है। मगर इजराइल अपने डिफेंस के लिए ही नहीं बल्कि एक और चीज के लिए भी फेमस है, और वो है इजराइल का मैसिव वाटर हाईवे, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर मार्वल जिसने केवल इजराइल के वाटर क्राइसिस को दूर नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐसा एग्जाम्पल रखा जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। उसने ये कारनामा कैसे किया वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की बात की जाए तो ये एक डेजर्ट कंट्री है जहां पर रेनफॉल केवल सर्दियों में होता है, और वो भी पूरे देश में नहीं बल्कि नॉर्दर्न पार्ट में, जिससे पूरे देश में हमेशा ही पानी की कमी बनी रहती थी। इनफैक्ट 1948 में जब इजराइल बना तब से जल की कमी यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये समस्या इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। वैसे तो इजराइल में सी ऑफ गैलिली है। सी ऑफ गैलिली यानी यहाँ का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, मगर समय के साथ इसका वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में इसका वाटर लेवल इतना लो हो गया कि ये ब्लैक लाइन के पास पहुंच गया था। ब्लैक लाइन की बात की जाए तो ये वो लेवल होता है जहां से पानी में सॉल्ट इनफिल्ट्रेशन की समस्या शुरू हो जाती है, जो फ्रेश वाटर लेक को परमानेंटली बर्बाद कर सकता है। पानी की कमी की वजह से लगातार किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। साथ ही इजराइल के पड़ोसी देश जैसे कि सीरिया में भी सूखा पड़ गया, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड खराब हो गया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, मगर इजराइल को समझ आ गया था कि कन्वेंशनल वाटर सोर्सेज पर अब और निर्भरता सही नहीं है। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये समस्या आगे कभी सामने ही ना आए। इसलिए इजराइल ने अपने वाटर मैनेजमेंट को रिवॉल्यूशनाइज करने की ठान ली, और ऐसे सामने आया नेशनल वाटर कैरियर, या यूँ कहें नेशनल वाटर हाईवे, या फिर इजराइल का वाटर हाईवे। अब सवाल ये है कि आखिर नेशनल वाटर कैरियर ये है क्या? अगर नेशनल वाटर कैरियर की बात की जाए तो ये एक मैसिव वाटर सिस्टम है जिसका उद्देश्य था सी ऑफ गैलिली से पानी लेकर सेंट्रल एंड सदर्न इजराइल तक पहुंचाना, क्योंकि इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज्यादा है और खेती भी यहीं होती है। इस पूरे सिस्टम की लंबाई 130 किलोमीटर है। इसमें जॉइंट पाइप, ओपन कैनाल, टनल, रिजर्वॉयर और पंपिंग स्टेशन शामिल हैं, और ये कैरियर हर घंटे 72,000 क्यूबिक मीटर पानी ट्रांसफर कर सकता है, यानी एक दिन में 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। अब आप सोच कर देखिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। ये प्रोजेक्ट एफिशिएंट तो है ही, साथ ही इसमें ग्रेविटी और पंपिंग के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है ताकि वाटर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ हर ऊंचाई और मैदान तक पहुंच सके। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल को ये आइडिया आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। दरअसल ये बात है 1950 की, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 1948 में बने इस नए देश में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिन्हें फीड करने के लिए एग्रीकल्चर जरूरी था, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है वाटर पर। इसलिए नेशनल वाटर कैरियर का आइडिया सामने आया। ये आइडिया इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के विजन का हिस्सा था। दरअसल वो नेगेव डेजर्ट को फर्टाइल बनाना चाहते थे, मगर समस्या ये थी कि ये काम जितना सुनने में आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। असल में जॉर्डन नदी के पानी को कई देश आपस में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इजराइल और पड़ोसी देशों के बीच वाटर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए।
मगर इजराइल किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता था और इसमें उसे साथ मिला अमेरिका का। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका तो इजराइल का पड़ोसी देश है ही नहीं, तो फिर उसने साथ कैसे दिया? जी हाँ, अमेरिका पड़ोसी देश नहीं है, मगर इजराइल का परम मित्र जरूर है। असल में 1955 में अमेरिका ने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जॉनसन प्लान इंट्रोड्यूस किया था, मगर अफसोस ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मगर इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह में यूएसए ने इजराइल का पूरा साथ दिया, तो इजराइल को तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही था। आखिरकार 1964 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया। तब से लेकर आज तक ये इजराइल का वाटर बैकबोन बना हुआ है। वैसे शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का मकसद 80% एग्रीकल्चर और 20% ड्रिंकिंग वाटर था, मगर आज पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण इसका ज़्यादातर उपयोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इजराइल केवल वाटर कैरियर पर डिपेंड करता है? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इजराइल सिर्फ नेशनल वाटर कैरियर पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसने मेडिटेरेनियन सी के समुद्री पानी को डिसैलिनेट करके फ्रेश वाटर बनाने का रिवोल्यूशनरी स्टेप भी उठाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज इजराइल के पास 5 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स के जरिए पूरे देश की 50% ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है। बाद में इन प्लांट्स को नेशनल वाटर कैरियर से कनेक्ट किया गया। ये सिस्टम लगातार अपग्रेड होता रहा। 2023 में सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ जब नेशनल कैरियर फ्लो रिवर्सल प्रोजेक्ट लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत डिसैलिनेटेड वाटर को मेडिटेरेनियन सी से सी ऑफ गैलीली तक पंप किया जाता है ताकि झील का वाटर लेवल बना रहे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दुनिया में पहली बार है जब कोई देश डिसैलिनेटेड वाटर को किसी नेचुरल लेक में वापस भेज रहा है। और यही नहीं, इजराइल के इस कदम से इजराइल की तो वाटर समस्या हल हुई ही, साथ ही वो जॉर्डन को भी पानी सप्लाई करता है। इस प्रोग्राम की वजह से जॉर्डन में भी फिर से एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। मगर आज ये जितना सिंपल दिखता है, ये उतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नेशनल वाटर कैरियर को बनाने और मेंटेन करने में बहुत चैलेंजेस आए। अगर इसके चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले था टेरेन इशू। असल में इजराइल में वेरिएंट एलिवेशन है, जिससे पानी को पंप करना एक टेक्निकल चैलेंज था। साथ ही यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन भी थी। दरअसल जॉर्डन नदी के वाटर शेयर को लेकर अरब देशों में कॉन्फ्लिक्ट थे और अरब देशों के साथ इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो फिर वो इतनी आसानी से इजराइल के किसी प्रोजेक्ट को कामयाब कैसे होने दे सकते थे? साथ ही एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी थे। असल में डिसैलिनेशन प्लांट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही इनसे होने वाले डिस्चार्ज से मरीन लाइफ को भी हानि हो सकती है और सी ऑफ गैलीली के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था। मगर इजराइल ने इन सभी समस्याओं को अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा न केवल टैकल किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट को इतना स्मूथली चलाकर दिखाया। इसके लिए उन्होंने केमिकल फ्री फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए, एफिशिएंट ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया ताकि पानी के इस्तेमाल को मिनिमाइज किया जा सके। इजराइल की इन सारी इनोवेशंस ने इजराइल को वाटर मैनेजमेंट में वर्ल्ड लीडर बना ही दिया। अब हमें पता है आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लोकल है, क्या इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं है? तो चलिए बात करते हैं इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की। इजराइल आज अपनी ज़रूरत से 20% ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस करता है। बचे हुए वाटर और वाटर टेक्नोलॉजी को वो एक्सपोर्ट भी करता है। दुनिया के सूखा प्रभावित क्षेत्र जैसे कि यूएस, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इजराइल के मॉडल को लगातार स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाटर हाईवे सिर्फ जुगाड़ नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो बंजर जमीन में खेती कर सकता है और सूखे में पानी पहुंचा सकता है। इजराइल का ये प्रोजेक्ट हमें बताता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तभी तो इजराइल को पानी की कमी थी, तो उसने न केवल वाटर क्राइसिस को दूर किया बल्कि सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन का एक मॉडल भी दुनिया के सामने रखा। वैसे अगर इजराइल की बात की जाए तो यहाँ पर पानी को पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है, तभी तो बच्चों को स्कूल से ही वाटर कंजर्वेशन की एजुकेशन दी जाती है। फिर चाहे टैप और शावर को यूज करने के बाद बंद करना हो या फिर टॉयलेट्स में डुअल फ्लश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना।
लेकिन इजराइल हो या कोई भी देश, वाटर कंजर्वेशन हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने इजराइल को आत्मनिर्भर तो बनाया ही है, साथ ही दुनिया भर में पानी की कमी से जूझ रहे देशों के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। इजराइल की इस सक्सेस में हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के सहयोग से सही रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी असंभव लगने वाला लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तभी तो इजराइल का मॉडल आज मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ है और ये एक सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज में भी अपनी गहरी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा इजराइल की टेक्नोलॉजी को अब अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है और इजराइल ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर तरीका सही हो तो पर्यावरण और विकास दोनों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना कि दो अलग अलग चीजें। तो ये थी कहानी इजराइल के वाटर मैनेजमेंट की, और क्या भारत इजराइल से कुछ सीख सकता है? वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।